में हम बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स से पर्सनैलिटीज़ आपके सामने लेकर आते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो काबिल-ए-तारीफ़ तो होता ही है, लेकिन समाज में उनको कहीं न कहीं उनके काम से फ़ायदा मिलता है। और आज एक स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे सामने, स्पेशल शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं, जिनसे आपको मिलवाना चाहेंगे और उनके संघर्ष, उनके काम के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। बनवारीलाल चौक से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पद्मश्री बी.एल. चौकसी साहब, जो कि 2005 में जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 5 बार विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित, और भी कई सारी उपलब्धियां जो इन्होंने हासिल की हैं, और भी कई सारे अवार्ड जो इन्हें मिल चुके हैं। और जाहिर है, जब अवार्ड मिले हैं तो उनके काम को भी सराहा गया होगा, और उनके काम को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके संघर्षों को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पद्मश्री हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, उसके पीछे की जो कहानी है, चौकसी साहब हमें बताएंगे। चौकसी साहब, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका नाभी टीवी पर। चौकसी साहब, आपका संघर्ष बहुत हमने सुना, जो अभी मैं चर्चा आपसे कर रही थी ऑफ द कैमरा, लेकिन हमारे दर्शकों को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम से हम कोशिश करते हैं कि आपके बारे में, आपके कामों के बारे में हमारे दर्शकों को पता चले, वो आपसे प्रेरणा हासिल करें, इंस्पिरेशन हासिल करें और अपने जीवन में भी कुछ ऐसा कर दिखाएँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत, और मैं चाहूँगी आपके शुरुआती क्षण, आपके शुरुआती समय में किस तरह से आप आगे बढ़े और ये मुकाम हासिल करने की जर्नी कैसी रही आपकी? पारुल जी, सबसे पहले तो मैं अनादि चैनल का और आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने पद्मश्री पुरस्कार विजेता ही नहीं, बल्कि उन सब चीजों को पहचाना जिसकी वास्तव में आज के समय में हमारे देश को आवश्यकता है। बिल्कुल। मेरा जन्म ग्रामीण परिवेश में हुआ, भोपाल जिले के बैरसिया के पास ग्राम पीपलिया, वहां पर मेरा 1956 में जन्म हुआ। मैं कृषक परिवार से हूँ। हाई स्कूल तक मैंने शिक्षा ग्रहण की, और हाई स्कूल के बाद मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में आया था। वहां पर आनंद नगर में मेरे मामा जी रहते हैं, वो मुझे एक वैवाहिक कार्यक्रम से घर पर ले आए। चूंकि 2 महीने का अवकाश था, इस वजह से मामा जी के यहाँ आया। और इसके बाद स्कूल प्रारंभ होते पिताजी ने कहा, चलो भाई पढ़ाई करनी है। तो पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं थी, कि आप भली भांति जानते हो, ग्रामीण परिवेश का बच्चा अगर शहरी क्षेत्र में आएगा तो उसकी घर जाने की इच्छा नहीं होती। और यही मेरे साथ हुआ और मैं यहाँ पर रहा। शायद मेरी तकदीर में कुछ और था। मैंने चूंकि यहाँ पर रहा तो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया। प्राइवेट इंडस्ट्रियों में मैंने मैडम, मुझे संकोच नहीं होता बताने में, मैंने अपनी जीवन की शुरुआत हेल्पर से की। प्राइवेट इंडस्ट्रियों की मशीनों की सफाई से लेकर, और धीरे धीरे प्राइवेट इंडस्ट्रियों का टेक्निकल नॉलेज मुझे मिलता गया। मैंने 2-3 साल तक बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ कार्य किया। 1974 में, क्योंकि मैंने हाई स्कूल एग्रीकल्चर से किया था, फर्स्ट डिवीजन किया था, और खेती बाड़ी का हमारा बैकग्राउंड में, तो हमने सोचा कि उन्नत तरीके से खेती करेंगे। लेकिन यहाँ पर बीएचएल में अप्रेंटिसशिप के लिए निकला 1974 में, और बीएचएल में मैं अप्रेंटिसशिप में मैंने एडमिशन लिया 1974 to 77। 3 वर्ष तक मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। इसके बाद में फिर मैं 2 साल तक प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया। 1979 में बीएचएल में डेली रेटेड में मैंने ज्वाइन किया, और 1980 में मैं आर्टिजन ग्रेड 4 के पद पर ज्वाइन किया बीएचएल में। मेरा मुख्य रूप से जो काम था लेथ मशीन का था, टर्निंग मशीन का। वहां पर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद मैं काम करते से ही, शुरुआत करते से ही मैंने बीएचएल की क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज और जो आपका प्रोडक्टिविटी है, जिसमें सुझाव वगैरह दिए जाते हैं, उन गतिविधियों से जुड़ गया। क्योंकि मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने इतना परिश्रम किया था, तो लेथ मशीन की जानकारी मुझे थी। उसके पहले एक छोटी सी घटना हुई, जब मेरा साक्षात्कार बीएचएल में दिया जा रहा था जी। उन्होंने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले? उनके साथ मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ और आनंद नगर में रहता हूँ। तो बीएचएल के जनरल मैनेजर जो साक्षात्कार ले रहे थे, उन्होंने कहा, भाई लोकल लोग तो ज्वाइन करने के बाद नेतागिरी करते हैं, काम वाम तो करते नहीं है। मैंने कहा, सर मैं आपको काम करके बताऊंगा। और मैडम, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी प्रेरणा का यही शब्द, उनका नाम श्री त्रिलोचन सिंह जी था,
उनकी प्रेरणा का यही शब्द मेरे लिए वरदान साबित हो गया। मैंने ये सोच लिया कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे कि पूरा प्रबंधन ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुझे जाने। और मैंने अपने जीवन की शुरुआत की क्वालिटी सर्किल मूवमेंट से। वहां पर मैंने कई काम ऐसे किए जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता था। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी है, सुझाव योजना जिसको बोलते हैं जी। अगर आपने कोई भी काम किया, काम से मेरा तात्पर्य जैसे मशीन पे आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, उस कंपोनेंट का किस तरीके से सरलीकरण हो, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो, किस तरीके से उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो और किस तरीके से कम समय और कम लागत में हम उस कंपोनेंट का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार के अगर कोई हम काम करते हैं तो उनको हम सुझाव में लिख के देते हैं। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मेरी जो उपलब्धि हुई है, मेरी जो शुरुआत हुई है, कई बार ऐसे कामों से हुई है कि कोई कंपोनेंट आया, उन्होंने कहा भाई उसको बनाना है। तो मेरे जो जनरल मैनेजर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, सौभाग्य से वो वाटर टरबाइन डिवीजन के अंदर एज ए डीजीएम उन्होंने ज्वाइन किया और मुझे जुगाड़ू बोलते थे, चौक से वो जुगाड़ू हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कंपोनेंट खराब हो गया, तो बना सकते हो। मैं कहा सर प्रयास करता हूँ। उनका अगर खराब हो गया तो उनका खराब तो है ही, रिजेक्ट तो है ही, वो आप प्रयास करो। मेरी एक आदत रही मैडम, सबसे साक्षात्कार के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं या कहीं भी अगर गए और वहां पर आप किस वातावरण में गए हैं, अगर उस वातावरण से संबंधित किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये जानता था कि अगर मैं प्रोडक्टिविटी मूवमेंट के अंदर काफी आगे हूँ, प्रबंधन अगर मुझसे कुछ अपेक्षा करेगा और अगर इस कंपोनेंट को बनाने के लिए मुझसे कहा जाता है तो मैं क्या करूंगा। तो उसके पहले मैं पहले से ही ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर देता था, अपने मन में विचार मंथन करता रहता था और उस कंपोनेंट को वो बनाया। उस कंपोनेंट का नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीडल स्टेम। सुंगेपिया मलेशिया का वो से निर्मित कंपोनेंट था। उसका 75% हिस्सा खराब हो गया था और वो ऑस्ट्रेलिया से बन के आता था, ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था। उसको बनाने के लिए मैंने कई प्रकार के फिक्सचर वगैरह बनाए जिनको हम भारतीय भाषाओं में जुगाड़ कहते हैं। उसके माध्यम से हमने उसको बनाया, उसका निर्माण किया और जब वो बनके तैयार हो गया तो मेरा जनरल मैनेजर इतने खुश हुए, उन्होंने तत्काल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बनाया, पूरे फोटोग्राफ्स करके मेरी मशीन पे आ गए, चौक से कैसे बनाया। मैंने कहा सर इस तरीके से बनाया। बनाने के बाद तो वो बात उनका सुझाव लिख के दो, मैंने सुझाव लिख के दिया, उस पर सुझाव राशि जो भी हो गई। प्रोडक्टिविटी में जब मेरा सुझाव गया तो उन्होंने कहा भाई ये आपने किस तरीके से बनाया था, क्या इसको आप पेटेंट के लिए अप्लाई करो। मैं तो मैडम ये जानता नहीं था पेटेंट होता क्या है। पेटेंट के लिए अप्लाई किया, वो हमारे यहाँ से एग्जामिन हुआ। एग्जामिन होने के बाद में हमारा रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा हैदराबाद, वहां पर गया, वहां पर एग्जामिन हुआ और एग्जामिन के बाद उन्होंने कहा भाई ये तो पेटेंट की कैटेगरी का है। तो इस प्रकार के कामों के मेरे 2 पेटेंट, आज की तारीख में मेरे नाम से 2 पेटेंट है और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाला मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके 2 पेटेंट बीएचएफ के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि हम आपके साथ बैठे हैं और जैसा कि आपने क्वालिटी सर्कल मूवमेंट के बारे में भी जिक्र किया था और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी आप काफी काम कर चुके हैं और इसी के लिए आपको पद्मश्री भी मिला। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जब आपने क्योंकि हाई स्कूल, मैं ऐसे शख्स के सामने बैठी हुई हूँ जिन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका और इतना ज्यादा नॉलेज होना उस जमाने में, आजकल तो फिर भी आप चर्चा आम हो जाती है कि आपस में बातचीत कर लीजिए, सब आप एक दूसरे से सीखते रहते हैं, लेकिन वहां से आपकी शुरुआत और आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ कोई नहीं कह सकता कि आपने इतनी कम पढ़ाई की होगी और आप इतना सब कुछ आज कर चुके हैं। मैडम आपने 2000 के सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाला सवाल आपने पूछ लिया। मैं जैसे कि आपने शुरुआत की, मेरी शुरुआत क्वालिटी सर्किल एक्टिविटीज से। क्वालिटी सर्किल विचारधारा वास्तव में ऐसी विचारधारा है जो केवल इंडस्ट्री सेक्टर में ही नहीं, दुनिया में हर जगह हर स्थान पर क्वालिटी सर्किल मूवमेंट चलाया जा सकता है। और इसकी शुरुआत जापान से हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, उस समय वहां पर उन्होंने क्वालिटी सर्किल विचारधारा को प्रारंभ किया और वो क्वालिटी सर्किल विचारधारा हमारी ग्राम पंचायत व्यवस्था से मिलती हुई है। लेकिन हमारा मैडम ये दुर्भाग्य रहा, बल्कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य रहा है कि कोई भी विचारधारा, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने पैदा किया, उसके जन्मदाता हम हैं, लेकिन जापान, जर्मनी या अन्य प्रगतिशील देश उसका नाम बदलकर और श्रेय खुद ले जाते हैं।
ऐसा ही क्वालिटी सर्कल है जो ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें भी मेंबर होते हैं, डिप्टी मेंबर होते हैं, लीडर, डिप्टी लीडर, तमाम प्रकार के। इनका क्या काम है कि एक ही कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपने प्रबंधन के साथ बैठकर किसी ऐसी व्यवस्था या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं जिसके निर्माण में दिक्कत आ रही हो, जिसमें समय अधिक लग रहा हो या जिसमें विदेशी मुद्रा की ज्यादा खपत हो रही हो। ऐसे समस्याओं को वो आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो वर्कर है, जो क्वालिटी सर्किल ग्रुप के सदस्य हैं, वो लोग उन समस्याओं का समाधान करते हैं और उस समाधान में अगर कोई दिक्कत आती है तो उच्च प्रबंधन उन समस्याओं का निराकरण करता है। ठीक इसी तरह से जब मैं क्वालिटी सर्किल एक्टिविटीज में 1985 से जुड़ने के बाद 2000 में मुझे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया गया। मेरा सब्जेक्ट था अचीवमेंट एज ए क्वालिटी सर्किल एंड इट्स लीडर। चूंकि मैं अंग्रेजी जानता नहीं था, पहली बार दिल्ली तक तो पुरस्कार लेने जा तो पाता, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान से बाहर जा रहा था। हवाई जहाज दूर से देखा था, कभी बैठे नहीं थे। उसमें हमारे प्रबंधन ने हमारे एक मैनेजर और हमारे एचओडी को मेरे साथ भेजा। सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने मुझे मंच पर बैठाया और वहां पर प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने सारी बातें बताई, अनुसंधान के क्षेत्र में भी बताया। क्योंकि 2000 था, उस समय मुझे पद्मश्री नहीं मिला था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर श्रम भूषण अवार्ड 1998 में माननीय अटल जी के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुआ था। जो प्रश्न आपने किया, उन्होंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया, भाई हम चौकसे को सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा था हम बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन हम मातृभाषा में बोलेंगे, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। उनका बिल्कुल आपको ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि भाई आपके दो अनुसंधान, उस समय एक का पेटेंट हो गया था, दूसरा विचाराधीन था। उन्होंने कहा भाई देखो इतने सारे आपको अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, लेकिन आपने जो बताया, आपके अधिकारियों ने बताया कि आपके दो अनुसंधान है, एक पेटेंट हो गया, दूसरा विचाराधीन है, ये तो आर&डी का काम है, तो रिसर्च सेंटर वैज्ञानिकों का काम है, आपने कैसे कर लिया? तो मैडम मैंने ये जवाब दिया, मैंने देखिए सर, मैं लेथ मशीन ऑपरेटर हूँ, मेरी मशीन पर कई प्रकार के कंपोनेंट आते हैं और उन कंपोनेंट का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें कोई दिक्कतें भी आती है। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम फिक्सचर या टूल्स डेवलप करते हैं, जो कि हम भारतीय भाषा में जैसे मैंने जुगाड़ बोलते हैं। उसके माध्यम से अगर वो काम हमने पूरा कर लिया तो हमारा उच्च प्रबंधन उस कार्य को देखता है कि भाई आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया, ये तो पेटेंट की श्रेणी का है। मैंने कहा हम तो जानते भी नहीं है साहब पेटेंट है किस चीज का नाम। फिर उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन किया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि चौकसे जी अगर कोई अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में आप आए, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बीएचएल से कई गुना ज्यादा सैलरी देकर अगर आपको बुलाना चाहे तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? तो मैंने उस समय जो जवाब दिया, और मैं प्रत्येक भारतीय से भी ये कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे ये कहा कि जिस कंपनी ने और जिस देश ने मुझे अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया है, मैं उस देश और उस कंपनी को छोड़ने का सपने में भी नहीं सोच सकता। तो वहां के समाचार पत्रों ने इस बात की काफी तारीफ की थी। बीएचएल के चेयरमैन उस समय श्री के जी रामचंद्रन साहब थे, उन्होंने मुझे बुला के काफी कुछ कहा कि चौक से आपकी जैसी विचारधारा ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन का मेरा वो रहा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन मलेशिया में था 2012 में। तो मलेशिया जाने के बाद वहां पर तमाम चर्चा हुई। वहां पर मुझसे कहा गया कि भाई आपको इतने सम्मान मिले, पुरस्कार, आप भारत के बहुत सम्मानित नागरिक हैं, आपको पद्मश्री भी मिल चुका है, तो हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने मैडम एक तो ये क्वालिटी सर्किल विचारधारा के बारे में बताया, एक 5S के बारे में। 5S एक टेक्निकल शब्द है जिसका मतलब उसका जन्मदाता भी जापान को कहा जाता है, लेकिन वहां मैंने उनको प्रमाणिकता के साथ कहा कि साहब ये 5S एक्टिविटीज का जन्मदाता भी हिंदुस्तान है। तो उनका कैसे? मैंने कहा ऐसे है कि 5S का मतलब होता है कब कौन सा सामान, कब आपको किसकी कब आवश्यकता है, उस सामान के हिसाब से, उसके हिसाब से अपनी इंडस्ट्री अपने घर को व्यवस्थित करें। मैंने कहा ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनपढ़ गृहिणियां दीपावली पे करती हैं। और मैंने कहा अगर जापान की, हम ये उदाहरण देता हूँ कि जापान की सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला के घर अगर हम जाकर कहें कि मैडम माचिस लेके आइए और उस घर की अगर लाइट नहीं है तो वो कहेगी लाइट आने दो, इसके बाद लेकर आऊंगी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में, हमारी ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ़ गृहिणी से अगर कहोगे बहन जी माचिस लेके आना, वो गुड़ पंदेरा होकर माचिस लेके आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस कॉन्सेप्ट को, जो जिस विचारधारा को जानता है, जन्म देता है, उसके बारे में उसे पता होता है। बिल्कुल। खैर इन लोगों ने काफी तारीफ की इस चीज की। तो इस प्रकार से मेरा अंतरराष्ट्रीय अधिवेशनों का
सफर रहा है और इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से मैं निरंतर आगे बढ़ता गया। मेरा सोच मैडम सदैव ये रहता है और बल्कि मैं प्रत्येक उस व्यक्ति से भी ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सम्मान या कुछ पुरस्कार मिले हैं, अगर उस क्षेत्र की आप जानकारी रखते हैं तो अपने ज्ञान को अपने अधीनस्थों को भी बांटना चाहिए। और मैंने यही प्रयास किया। जब मुझे पद्मश्री नहीं मिला था 1998 में केजी रामचंद्र साहब चेयरमैन थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा चौकसे जी अब क्या करोगे? तो मैंने कहा सर मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपको श्रम भूषण मिला है, अगर किसी को श्रम रत्न मिल गया तो वो नंबर 1 हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर। कह फिर कैसे? मैंने कहा साहब मैं उस व्यक्ति को उस रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ जिस रास्ते से मैंने सफलता प्राप्त की है। तो उनका थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि यार ऐसा तो लोग कम सोचते हैं जो मुझे मिल गया वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं चाहता हूँ जो मुझे मिल गया उससे भी बड़ा दूसरे को मिलना चाहिए। तो कहले फिर आप नंबर 1 कैसे रहोगे? मैं क्या नंबर 1 ऐसे रहूंगा कि उस व्यक्ति के साथ सदैव मेरा नाम जुड़ा रहेगा कि इस व्यक्ति को चौकसे ने तैयार किया है। तो मैंने कहा सर मैं तो नंबर 1 रहूंगा। तो उसी समय से मैडम मुझे एक विशेष आदेश कारपोरेट के द्वारा जारी हुआ और बीएचएल भोपाल के अंदर क्वालिटी सर्किल और श्रम पुरस्कारों के कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे मान्यता दी गई, सारी सुविधाएं दी। तारीफ के काबिल आपके सोच, आपके विचार कि आप इतना सोचते हैं। और कोई अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हम आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं सोचते कि आप अपना टैलेंट किसी और को दें। इनफैक्ट कंपटीशन में भी अगर जा रहे हैं तो एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर की मदद नहीं करता, लेकिन आपके विचार, आपकी सोच वाकई तारीफ के काबिल। आपकी किताब श्रमिक से पद्मश्री, आपने उस किताब को लिखा और इसके बारे में बताया जाता है कि अमेरिका में भी लाइब्रेरी में भी उसको जगह दी गई। मैं उस किताब के बारे में भी जानना चाहूंगी और क्यों आपने सोचा कि उस किताब को लिखना चाहिए? मुझे लगता है नाम से ही सारी जर्नी आपकी उसमें होगी। मैडम जब मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ जी, तो पद्मश्री के बाद मतलब मैं इतना अव्यवस्थित हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान के इंडस्ट्री सेक्टर में किसी औद्योगिक कर्मचारी को पहली बार फर्स्ट टाइम पद्मश्री मिला। तो सारी मीडिया, प्रेस, फोटोग्राफर से, तमाम लोगों से मतलब सामाजिक सम्मान, राजनीतिक स्तर पर सम्मान, सब कुछ इतना हो गया कि मेरा स्वास्थ्य कब खराब हो गया मुझे पता नहीं चला। और जब थोड़ा मुझे बुखार रहने लगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर भी मुझे लोग बाग तबीयत खराब यानी जो पीलिया हो गया था, इसके बाद भी मुझे अस्पताल से तैयार करके उठाकर वो सम्मान किया और उसके बाद फिर अस्पताल में छोड़ गए। पत्नी बोलती थी कि क्यों मना क्यों नहीं करते? मैडम मैं हमेशा एक विचारधारा का व्यक्ति रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मान मिले या संपन्नता मिले, किसी भी क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ जाए, उसको प्राउडनेस होना चाहिए। और मैंने ये सोचा कि अगर आज मैं ये बताऊं कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता या मेरा स्वास्थ्य खराब ये वो, तो लोगों को लगेगा कि आप पद्मश्री के बाद चौक से बदल गया। ये इस विचारधारा को मैंने कभी नहीं छोड़ा और यही कारण रहा कि लोगों ने, जो मेरे शुभचिंतक थे, जो पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहा चौक से ये अपनी जीवनी लिखो आप। मैंने कहा सर मैंने तो आज तक कोई किताब लिखी नहीं। नहीं आप तो सरल भाषा में, मैं आपको पुस्तक की प्रति भी दूंगा आप जाएंगे तो। सरल भाषा में मैंने लिखा कि मेरा कहाँ जन्म हुआ, किस प्रकार से मैंने अपनी जीवन की शुरुआत की। उस किताब को अनायास मैंने यूं ही लिख दिया और लिखने के बाद इंदिरा पब्लिकेशन वाले बेचारे वो मिल गए, उन्होंने भी कहा नहीं चौक से जी हम निःशुल्क आपकी पुस्तक को छापेंगे। उन्होंने पुस्तक को मेरा छापा। मुझे क्या पता था कि वर्ष 2007 में मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशित हुई और इसके बाद में हिंदी लेखन के क्षेत्र में बीएचएल कारपोरेट द्वारा एक विशेष पुरस्कार होते हैं, मेरी उस पुस्तक को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। तो कभी कभी ईश्वर कुछ ऐसे मौके स्थापित कर देता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। खैर मेरी पुस्तक प्रकाशित हो गई। मेरे पास अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट यूएसए की लाइब्रेरी के चेयरमैन का लेटर आया, पत्र आया। उन्होंने लिखा कि चौकसे जी हम आपको बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर विश्व के 200 ऐसे विशेष व्यक्तियों के बायोडाटा हम अपनी पुस्तक के अंदर छापना चाहते हैं। अगर आपकी स्वीकृति है तो कृपया आप इतना इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इसको भेजें और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तो मेरा मैडम द ग्रेट माइंड ऑफ 21st सेंचुरी की किताब है अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में, वहां से मेरी ये पुस्तक का सिलेक्शन हुआ और इसके बाद बीएचएल के कई प्रतिष्ठान में, बीएचएल के बाहर भी उस पुस्तक को सीधा परचेस किया और इससे मतलब मेरी ख्याति भी बढ़ी। और मैं तो सदैव रिटायरमेंट के बाद, जैसे 2016 में मैं रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद मेरे बीएचएल के अधिकारियों ने कहा चौक से
जिस कार्य के लिए, जिस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हैं, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहो। तो मुझे क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया का यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाया और इसके बाद मुझे बीएचएल ने एक ऑफिस भी दिया है, तो जिसमें मैं अपनी ये गतिविधियां चलाता हूँ। और सदैव मेरे ये प्रयास होता है कि इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग जगत में जो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी जो उनकी योग्यता है उसको निखार कर आगे बढ़ सके, इसके लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। आपने रिटायरमेंट के बाद प्रयास किए कि कभी आप कुछ और भी करें या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसा सहयोग मिला होगा कि आप आपका टैलेंट और भी लोगों को मिल सके, सीख सके, आने वाली जो जनरेशन है उनको भी कुछ आप ऐसा सिखाएं, ताकि जाहिर सी बात है आप तो चाहते ही हैं कि लोग आपसे सीख, लेकिन कोई आप प्रयास ऐसा हुआ कि आप आगे बढ़ सकें और कोई अकेडमी या इस तरह की कोई चीज संचालित कर सके? नहीं, बिल्कुल आपने सामायिक प्रश्न पूछा है। जीवन में कई अवसर ऐसे आए जिसमें मुझे, मैं अब आप चाहे तो चित्र दिखा देना, कई स्तर पर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी से, उमा भारती जी से लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपकी योग्यता का उपयोग करेंगे। लेकिन मैडम मेरी एक विचारधारा रही है, ये 2006 और 7 की बात है, जब इन लोगों ने मुझे बुलाया था, बातचीत किया था, राजनीति में आने का ऑफर दिया था। कहने का मतलब ये तो मैंने ये कहा, मैं देखो भाई, मैं कोई भी काम ऐसा कर पाऊंगा जिसमें मेरी ज्यादा व्यस्तता नहीं रहे और मैं जिस संस्थान के अंदर, प्रतिष्ठान के अंदर काम कर रहा हूँ, पहले वो जवाबदारी में पूरी करूँ। तो मुझे मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड में डायरेक्टर बनाया, क्यों? उन्होंने कहा भाई इसमें कभी कभी मीटिंग होती है और आपके सुझाव श्रम कल्याण बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। उसमें मैं रहा और उसमें रहने के बाद में इसके बाद मैंने कुछ राजनीतिक प्रयास भी नहीं किया और मैंने वहां सोचा भी नहीं कि मैं कहीं किसी बड़े राजनेता से जाकर मिलूं। लेकिन जब कभी भी राजभवन के अंदर हम लोगों का विशिष्ट व्यक्तियों में नाम होता है, जब भी राजभवन जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोगों से भेंट होती है, वहां पर मैं थोड़ा रिमाइंड जरूर करा देता हूँ उन लोगों का, एक ही शब्द रहता, आते रहिए। तो वो शायद मेरे लिए या तो राजनीति फिट नहीं है या मैं राजनीति में फिट नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पीएम को भी पत्र लिखा है इसके पहले भी और दोबारा मैं रिमाइंड कराऊंगा, जिन लोगों को पद्मश्री मिलता है, ये सारी दुनिया जानती है कि पद्मश्री विशिष्ट व्यक्ति को ही मिलता है जिसने अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हो। और इस प्रकार के व्यक्ति को सम्मान देने के बाद फिर सरकार और समाज सब भूल जाते हैं। भारत ने सम्मान दिया, सब कुछ किया, आपने उसको याद किया, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन सामाजिक स्तर से लेकर औद्योगिक स्तर तक या जिस क्षेत्र में, जैसे मान लो मैंने श्रम के क्षेत्र में मुझे पद्मश्री मिला है, मैं देश का पहला औद्योगिक श्रमिक हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार के, मुझे ही नहीं, इस प्रकार के व्यक्तियों को सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए। और वो कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पद्मश्री मिला होता है वो उस स्तर तक पहुंच जाता है कि उनको इन सब चीजों की अपेक्षाएं नहीं रहती। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति निःशुल्क काम कर और अपने देश की प्रगति में योगदान देता तो इससे अच्छा क्या होगा। और मैंने देखा है मेरे साथ के कई लोगों को जिनको 2005 में पद्मश्री मिला, उन कई लोगों को देखा तो कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी निगम का चेयरमैन है। मैंने अपेक्षाएं कभी नहीं की, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ विशेष योग्यताएं हैं तो वो राष्ट्र को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और यही मेरी इच्छा, इस बात का मैं पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं बहुत इस मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की विचारधारा वाला हूँ। मेक इन इंडिया ऐसे ही नहीं बन जाएगा जब तक ग्रास रूट लेवल के व्यक्ति को आप राष्ट्र की भावनाओं से नहीं जोड़ेंगे, आने वाली नई टेक्नोलॉजी और जो नई तकनीक के बारे में आप जानकारी नहीं दोगे, तब तक वो मेक इन इंडिया कैसे बन पाएगा। और मेक इन इंडिया बड़े बड़े उद्योगों से नहीं बनेगा, मेक इन इंडिया बनेगा ग्रास रूट लेवल के कर्मचारियों से, जो भारत के कर्मचारियों से जो उस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपकी जर्नी को जानकर, और पद्मश्री होने के बाद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ मौजूद थे बीएल चौकसी साहब, पद्मश्री, और कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितना सौम्य इनका स्वभाव, ये तो आपने सुना। लेकिन ये भी सच है कि जब आप छोटे होते हैं, आपका बचपन होता है, आप नहीं सोचते कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जब शुरुआत होती है तो उसके बाद अपने आप सफर शुरू हो जाता है। लेकिन एक विचारधारा, एक सोच जिसे आप अपने जहन में लेकर चलते हैं, वो आपके लिए जीवन में बहुत काम आती है। और चौकसी साहब के यही विचार, जो सोच उन्होंने अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ वो काम कर रहे थे उसके लिए भी रखी,
कई ऑफर्स आने के बाद कई ऐसे मौके जब वो बहुत आगे बढ़ सकते थे, जब वो अपना कंपनी को छोड़ के, भीड़ को छोड़ के वो और कुछ भी सोच सकते थे, वहाँ उन्होंने अपने स्वार्थ को नहीं देखा, उन्होंने अपनी कंपनी को देखा, उस जगह को देखा जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया। तो एक विचारधारा है, एक सोच है जिसके साथ वो आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक शिकायत उनकी कि पद्मश्री होने के बाद भी अगर उनकी योग्यता का, उनके टैलेंट का अगर उपयोग नहीं हो रहा है या वो कुछ योगदान देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उन्हें थोड़ा सा दुख उस बात का है, जिसके लिए वो शिकायत भी कर रहे थे। फिलहाल केस इन द क्राउड में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।